हे गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1052 जिसका नाम है द न्यू मॉर्निंग। सो गाइस, अब बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स बिगिन। तो जर्मा 66 की कहानी अभी भी चल रही है और हमें कवर पेज के एकदम ऊपर ही सीजर क्लाउन देखने को मिलता है जो कि बिग मॉम के आइलैंड से भागने की कोशिश कर रहा है। आपको याद हो तो बिग मॉम आर्क पे सीजर क्लाउन यहीं पर छूट गया था, तो इस समय वो अपना चांस देख रहा है कि शायद वो 66 वालों के साथ भाग पाए। लेट अस सी आगे क्या होता है। बात करें चैप्टर की तो टाइटल है न्यू मॉर्निंग। ठीक है, टाइटल तो सही है, नया दिन शुरू हुआ है, बट ये वो दिन नहीं है जो कि फायर फेस्टिवल के बाद जस्ट शुरू होना था। करंट टाइमलाइन में एक हफ्ते का गैप है और हमें नहीं पता कि इस एक हफ्ते के बीच में वानों में क्या क्या हुआ। क्या काइडो और बिग मॉम खत्म हो गए? मैं ये बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ। हाउ कैन दीज टू एम्परर्स डाई? नहीं मर सकते ये दोनों, क्योंकि पहली बात तो ऐसा हो ही नहीं सकता और हमने ऑन स्क्रीन इनकी डिफीट नहीं देखी। फ्लावर कैपिटल के बाहर समुद्र में ब्लास्ट हुआ था, लेकिन उसके बाद कोई अपडेट नहीं मिला कि आखिर वानों में क्या क्या हुआ है। पता नहीं कहीं ओडा खुद तो नहीं भूल गए लिखते लिखते बिग मॉम और काइडो के बारे में। लेकिन फिर भी अगर ये दोनों नहीं मरे तो क्या ये दोनों वानों छोड़कर भाग गए, या ये दोनों इतना ज्यादा मार खाए हुए थे कि इनके अंदर दम नहीं था कि ये बेहोश, आई रिपीट बेहोश फर्स्ट जनरेशन के मेंबर से फाइट कर पाए। जरूर कुछ ऐसा हुआ जो कि हमें नहीं पता, कुछ ऐसा जो कि अभी हमसे छुपाया जा रहा है। एंड हो सकता हो आगे के चैप्टर्स में ओडा रिवील करे कि आखिर वानों के एक हफ्ते के बीच में क्या क्या हुआ। चलो ये सब तो ठीक है, मगर अब बात फैल चुकी है। वानों की बातें वर्ल्ड गवर्नमेंट तक पहुंच गई हैं और वो इससे खुश नहीं लग रहे। लेकिन अभी भी उनके लिए प्राइम टारगेट है निको रॉबिन। वो सभी किसी भी हालत में निको रॉबिन को छोड़ना नहीं चाहते, बिकॉज एज वी नो सिर्फ वही वॉइड हिस्ट्री को अनकवर कर सकती है। एंड गेस व्हाट, ऐसा ही होने वाला भी है। नेक्स्ट चैप्टर काफी सारी चीजें लेके आएगा जो कि पढ़ने के बाद हमारी बुद्धि खुल जाएगी, इंक्लूडिंग द सीक्रेट बिहाइंड पोनेग्लिफ्स। खैर CP0 का जो एक मेंबर है उसको कॉल आता है कि कोई तो आ रहा है वानों में। वो जनरेशन की बात करें तो उनकी भी कमी नहीं है वानों में, साले 12 में से 8 तो यहीं बैठे हुए हैं। खैर ड्रेक और हॉकिंस की बात करें तो हॉकिंस ने फाइनली ये पार्ट क्लियर किया कि उसने ऑलरेडी फ्यूचर देखा था कि किड की विक्ट्री होगी। फिर भी उसने काइडो का साथ नहीं छोड़ा, क्योंकि प्राइड नाम की भी कोई चीज होती है और वो हॉकिंस के पास भी है। चलो इसी बात के लिए तांत्रिक बाबा को भी थोड़ी रिस्पेक्ट मिल जाएगी। एक बहुत ही गजब की चीज निकल के आई इस चैप्टर में, शायद आपने नोटिस भी नहीं किया होगा, बट दिस थिंग ब्रॉट टीयर्स टू माय आईज एंड दिस इज अबाउट द जॉय बॉय एंड लेजेंडरी र्यूमा। लूफी को वानों के लोगों ने जॉय बॉय मान लिया है और वहाँ के लोग इस जॉय बॉय एके लूफी से मिलना चाहते हैं। लेकिन इसका रीजन ये है कि वो उस जॉय बॉय से मिलना चाहते हैं जो कि एक टाइम में उनके गॉड ऑफ द ब्लेड यानी र्यूमा का राइवल था। दिस बाय डिफॉल्ट मीन्स कि र्यूमा और जॉय बॉय एक ही टाइम के थे और र्यूमा और जॉय बॉय एक दूसरे के राइवल्स थे। और ये भी नोटिस करो कि कैसे जोरो और लूफी भी एक दूसरे के राइवल्स की तरह दिखाए गए सीरीज में। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि र्यूमा वॉज द राइट हैंड मैन ऑफ जॉय बॉय। इसके काफी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि देखो अगर जॉय बॉय का विल लूफी ने इनहेरिट किया है तो पॉसिबिलिटी है कि र्यूमा का विल जोरो ने इनहेरिट किया होगा। कई सारे स्पेकुलेशंस ये भी लग रहे हैं कि जोरो भी वानों से हो सकता है। आखिर उसे भी शुशुई स्वॉर्ड मिली थी लिटरली हाफ से भी ज्यादा टाइम के लिए पूरी स्टोरी में। मार्को की बात करें तो मार्को के सामने थर्ड डेथ था किसी अपने का, उसके लिए बहुत दुख है। और फैक्ट की बात यह है कि तीनों यानी कि एस, व्हाइट बियर्ड और ईजो किसी ऐसे को बचाते हुए मरे जिसको मार्को नहीं बचा पाया। जिस तरह ओडा पैरेलल्स को दिखाते हैं स्टोरी में मजा आ जाता है। फाइनली लूफी और जोरो को होश आ गया है और हमेशा की तरह वो पेल के खा रहे हैं। ये भी नोटिस करो कि मोमो का फ्रूट उसके साथ ग्रो कर चुका है, इसीलिए उसको भी अपने ड्रैगन होने का फायदा हो रहा है। ऑल्सो क्योंकि वो ओडेन के ब्लड लाइन से भी है, क्योंकि उसे किसी भी चीज का पेन फील नहीं हो रहा। बेसिकली एक मिनी काइडो वर्जन की तरह से भी मोमो है अंटिल ही ट्रेन्स टू बिकम लाइक ओडेन। अच्छा आपको याद है सांजी ने जोरो को चिढ़ाया था जब थ्रिलर बार्क पे जोरो बोला था कि ही वांट टू डाई क्योंकि पेरोना ने उस पे जादू किया था। ठीक उसी का पैरेलल इस चैप्टर में भी मिला, जहाँ जोरो अब सांजी को टीज करता है कि सांजी को मरना था। ऑल्सो ये फनी लगता है कि यामाटो जोरो लूफी सांजी के साथ नहा रही है और सांजी इज डाइंग फ्रॉम नोज ब्लेड्स। बट इससे ये भी रियलाइज करो कि काइडो ने यामाटो को इतना ज्यादा बांध कर रखा था बचपन से कि उसको प्रॉपर जेंडर के रूल्स का अंदाजा भी नहीं है। दैट शिट इज रियली डार्क। ऑल्सो मैंने कुछ चैप्टर्स पहले ये बात बोली थी कि CP0 का मेंबर वर्ल्ड गवर्नमेंट को सब कुछ बताएगा वानों को लेकर, क्योंकि वो वानों से भाग चुका है। एंड ऑल्सो अपू मॉर्गन तक न्यूज देगा, तो ये चीज भी सही हो गई है। एंड फाइनली द बिग न्यूज इज आउट और अपू के पास वो चीज है जिसका सभी को इंतजार था, पोस्ट वानो अपडेटेड बाउंटीज और साथ में ही वो लोग जो न्यू एम्परर्स बनेंगे। एम्परर्स की बात करें तो लूफी ऑलरेडी 5th एम्परर है। प्रोबेबली काइडो और बिग मॉम को लॉ या किड रिप्लेस कर देंगे एज एम्परर्स, या फिर हो सकता हो लूफी का रैंक आगे बढ़ जाए एंड लॉ को शायद न्यू एम्परर डिक्लेयर कर दिया जाए। एट द
द लास्ट कम्स एडमिरल र्यूकोगो, एक ऐसा बंदा जिसने 2 साल से खाना नहीं खाया फिर भी उड़ते हुए वानों तक आया है। ग्रीन बुल की बात करें तो इसको देख के लगता है कि इसका पेड़ पौधों से कुछ लेना देना है। आई थिंक जो लोग ऐसा सोच रहे थे कि इसके पास कोई ऐसा जुआन होगा जो थोड़ा फॉरेस्ट से रिलेटेड हो, शायद वो लोग सही थे, क्योंकि वो लीव से हवा में उड़ रहा है। पॉसिबली इसीलिए वो खाना भी नहीं खाता, क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस से खुद का पेट भर सकता है, सिमिलरली जैसे पेड़ खाना नहीं खाते। ऑल्सो ऐसे सोचो, इंसानी बॉडी के एक दिन का प्रॉपर मील प्लांट्स को प्रिपेयर करने में 1 से 2 साल लग जाएंगे। तो अगर र्यूकोगो के पास ऐसी कोई प्लांट टाइप एबिलिटी है तो ये बंदा अलग ही लेवल पर काम कर रहा है। इसकी बातें सुनकर ऐसे लगता है कि ये भी फुजिटोरा टाइप ही है, अकाइनो का कुत्ता टाइप नहीं है। वो भी सार्केस्टिकली रिप्लाई दे रहा है अकाइनो को। ऑल्सो र्यूकोगो का वानों पे आना इस पैरेलल टू जब ड्रेसरोसा पे फुजिटोरा आया था, शोबोंडी पे किजारू आता है और स्काइपिया से नीचे आने के बाद आओकीजी आता है। सो अब बचा अकाइनो एंड वी आर ईगरली वेटिंग फॉर हिम। सो गाइस, अब ओवरव्यू के बाद हम ब्रेक डाउन करते हैं मांगा को सीन बाय सीन में। तो अगर आपने अभी तक ये मांगा नहीं पढ़ी तो इसे जल्दी से पढ़ लो या फिर साइड में खोल लो ताकि आपको ये वीडियो ठीक से समझ में आ जाए। सो गाइस, बिफोर मूविंग ऑन, इस वीडियो के पिन कमेंट सेक्शन में एक लिंक होगा जिसको मैं चाहता हूँ कि आप क्लिक करके उनकी वेबसाइट पे जाओ और वहां पर एक मांगा पढ़ के ट्राई करो। बेसिकली आपको पूरा नहीं पढ़ना है, आपको बस ट्राई करना। अगर आपको पहला दूसरा पेज अच्छा लगता है तो ठीक है, अदरवाइज यू कैन जस्ट क्लोज दी वेबसाइट। इसमें आपके सिर्फ 1 मिनट लगेंगे, बट हमारे इस चैनल की बहुत ज्यादा हेल्प होगी, हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलेगा जिसकी हमें सख्त जरूरत है, क्योंकि हम अभी अपने ग्रोइंग स्टेज में हैं। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी लोग इस वीडियो को अभी यहाँ तक देख रहे हो, प्लीज जस्ट गो क्लिक द लिंक और फिर वापस आके इस वीडियो को कंटिन्यू कर लो। ओके गाइस, नाउ लेट्स गेट ऑन विद द रिव्यू। तो मांगा स्टार्ट होती है होली लैंड ऑफ मरीजोआ से, जहाँ पे हम देखते हैं गोरोसे को जो कि ये डिस्कस कर रहे होते हैं कि फाइनली नीका आ चुका है और 2 एम्परर्स भी खत्म कर चुके हैं। ये इतनी बड़ी चीज है कि इस न्यूज को ये कवर अप नहीं कर पाएंगे, पूरी दुनिया को इसकी न्यूज जरूर मिलेगी। और ये टाइमिंग भी उनके लिए बहुत खराब है, क्योंकि ऑलरेडी रेवरी पे उनके साथ बहुत बड़ा कांड हुआ था और अभी मोस्ट ऑफ द मरीन्स इस समय वॉरलॉर्ड्स के साथ बिजी हैं। तो इस चीज से वो कैसे डील करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं मरीन्स की शिप्स जो कि वानों के पास में खड़ी हैं और वो लोग इस समय ये रिपोर्ट कर रहे होते कि जो बड़ा सा हाथी था वो तो धुंध में गायब हो गया। यहाँ से महात्मा गांधी वाले गोरोसे को समझ में आता है कि इस समय वानों के बॉर्डर्स अभी भी बंद हैं, तो यानी कि वो वानों में नहीं घुस पाएंगे। गोरोसे आगे ये बोलते हैं कि देखकर तो ऐसा लगता है कि इस समय करंट सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए इन्होंने डिसाइड किया है कि ये वानों के बॉर्डर्स को क्लोज रखेंगे। वो ये भी बोलते हैं कि उनमें से एक आदमी कुछ ज्यादा ही चालाक है, यानी कि वो यहाँ पर मोमो की बात कर रहे हैं। अब इस समय जितने मरीन्स अवेलेबल हैं उसके अकॉर्डिंग वानों में डायरेक्टली इन्वेड करना इम्पॉसिबल है। लेकिन फिर भी गोरोसे बोलते हैं क्या हम इस समय निको रॉबिन को तो पकड़ ही सकते हैं ना, जिसपे CP0 का मेंबर रिप्लाई करता है यस। लेकिन तभी हम देखते हैं CP0 का ट्रांसपॉन्डर स्नेल जो कि माल फंक्शन करने लगता है और ऐसा लगता है कि कोई उनके सिग्नल को हाईजैक कर रहा है। तभी उनके स्नेल से आवाज आती है कि जहाँ हो वहीं रुके रहो, मैं अपने रास्ते में हूँ, यानी कि वानों में कोई तो आ रहा है। इसके बाद हम देखते हैं फ्लावर फेस्टिवल का सीन, जहाँ पे 20 साल के बाद कोजुकी के वापस आने की सेलिब्रेशन चल रही है। यहाँ पे नीचे गिरे हुए ओनिगाशिमा के अंदर हम देखते हैं ड्रेक और हॉकिंस को। तो यहाँ पे हॉकिंस इस समय ड्रेक से पूछता है तो अभी तक तुम वर्ल्ड गवर्नमेंट के कुत्ते थे। इस पर ड्रेक उसको बोलता है क्या तुम्हें लगता है मैं इसका जवाब दूंगा। ड्रेक उसको आगे बोलता है कि मुझे ऐसा लग रहा था कि जिन कार्ड्स का यूज करके तुम प्रेडिक्शंस करते हो उनको देखकर तो ऐसा लग रहा था कि तुम बिल्कुल ठीक ठाक रहोगे अगर तुम काइडो के साथ चिपके रहो, लेकिन इसका तो जस्ट उल्टा हो गया। जिसपे हॉकिंस उसको रिप्लाई करता है कि हाँ, मैं काइडो के साथ मिल गया था जब वो पहली बार मुझे दिखा था, क्योंकि अगर मैं उससे फाइट करता तो इसका मतलब मैं अपनी मौत को दावत दे रहा था। फिर भी किड और उसकी पूरी क्रू ने अंत तक फाइट किया, वो मरने को तैयार थे, लेकिन मैंने फिर भी देखा था कि इस पूरे बैटल में किड ही जीतेगा। लेकिन फिर भी क्या तुम्हें लगता है कि मैं वापस रेंगते हुए किड के पास जा सकता हूँ? इसके बाद ड्रेक उससे पूछता है तो आखिर फिर वो कौन सा इंसान था जिसके तुम 1% सर्वाइवल के चांस के बारे में बात कर रहे थे? इस पे हॉकिंस रिप्लाई करता है वो इंसान मैं था। तो यहाँ पर बेसिकली हॉकिंस यही दिखाना चाहता है कि ऑल्दो उसने एक बार किड को बिट्रे कर लिया अपने सेफ्टी के लिए और काइडो के साथ जाके चिपक गया, लेकिन वो दोबारा ऐसा नहीं करना चाहता था बिकॉज उसके अंदर का प्राइड उसको ये चापलूसी करने के लिए अलाउ नहीं कर रहा था। इसके बाद वापस से सीन चेंज होता और हम पहुंचते हैं फ्लावर कैपिटल में, जहाँ पे वानों का वॉर खत्म हुए 7 दिन हो चुके हैं और यहाँ पे लोग अभी भी 7 दिन के बाद भी फायर फेस्टिवल के सारे डेकोरेशंस को सजा कर रखे हुए हैं, बिकॉज मोमो के अकॉर्डिंग एक और सेलिब्रेशन बहुत ही जल्द होने वाला है। इसके बाद आपको याद है कैसे वानों के स्टार्टिंग में हमने देखा था कि बच्चों को फेक हिस्ट्री पढ़ाया जा रहा था, तो यहाँ पर उन बच्चों को बोला जाता है कि तुम्हें दोबारा से हिस्ट्री पढ़ाई जाएगी और तुम्हें पूरी की पूरी हिस्ट्री शुरू से लर्न करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से बच्चे बहुत नाराज और गुस्से में आ जाते हैं। लेकिन फिर भी वो टीचर कंटिन्यू करता है और बोलता है कि हमारा जो पहला लेसन होगा इस पूरे हिस्ट्री का वो होगा द वंडरफुल कोजुकी ओडेन। इसके बाद वानों के लोग भी बात कर रहे होते हैं कि कैसे कोमुरासाकी जो कि सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल लड़की थी पूरे के पूरे वानों में, वो एक्चुअली में ओडेन की डॉटर थी और उन्होंने ये भी सुना कि कैसे कावामात्सु ने उसे जलते हुए कैसल से बचाया था और पूरे के पूरे आकाज़ावा 9
को लेके काफी ज्यादा हाइप और रिस्पेक्ट हो रही है पूरे वानों में। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है पैराडाइज फॉर्म में, जो कि एक काफी इंपॉर्टेंट सीन है और यहाँ पर लोग बात कर रहे हैं उस आदमी की जिसने काइडो को डिफीट किया था। तो यहाँ पर एक आदमी रिप्लाई करता है कि जिस आदमी ने काइडो को डिफीट किया था वो एक्चुअली में एक वॉरियर है जिसका नाम है जॉय बॉय, लेकिन शायद उनके नॉलेज में यही बात है कि वो अब वानों से जा चुका है। लेकिन फिर बैकग्राउंड में एक इंसान की आवाज आती है कि वो इस जॉय बॉय से जरूर मिलना चाहेगा। इसके कारनामे तो बिल्कुल लेजेंडरी गॉड ऑफ द ब्लेड को राइवल करते हैं। लेजेंडरी गॉड ऑफ द ब्लेड से यहाँ पर रेफरेंस दिया जा रहा है र्यूमा का। तो जैसा कि मैंने आपको ओवरव्यू में बताया, जो पहला जॉय बॉय था उसी टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग र्यूमा भी एग्जिस्ट करता था और जॉय बॉय और र्यूमा दोनों एक दूसरे के राइवल्स थे। उसके बाद सीन चेंज होता है द इटर्नल ग्रेव्स ऑफ रिंगो में, जहाँ पे सभी वॉरियर के कब्र बनी हुई है और वहाँ पे वो लोग एक और मंदिर बनाने की बात कर रहे हैं। ये वही जगह है जहाँ पे र्यूमा के नाम का मंदिर भी बना हुआ है और यहाँ पर जो एक दूसरा मंदिर बनेगा वो एक्चुअली में ओडेन का फाइनल रेस्टिंग प्लेस होगा। कावामात्सु यहाँ पर बोलता है कि यहाँ पर ओडेन के साथ ही हम बाकी सभी के सभी डेमियोस को यहीं पे सुलाएंगे, जिसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे यासु से और आखिर में आशुरा और ईजो। तो यहाँ पर ये भी रिवील किया गया है कि आशुरा और ईजो अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये दोनों के दोनों कैरेक्टर्स वानों के फाइट में अपनी जान खो दिए। एंड फिर इसके बाद हमें कुत्ता भी दोबारा देखने को मिलता है जिसने जोरो से सुशवी वाली तलवार वापस ली थी, यानी कि ओनीमारू। अब मार्को को भी यहाँ पर उड़ते हुए आते हुए देखते हैं तो किनेमोन उससे पूछता है क्या तुम्हें ये चीज ठीक लग रही है कि हम ईजो को यहाँ पर दफना रहे हैं? तो मार्को बोलता है बिल्कुल, इसमें कोई भी दो राय की बात नहीं है कि ईजो का फाइनल रेस्टिंग प्लेस वही होना चाहिए जहाँ पर उसका घर था। यहाँ पर मार्को एक और बात बोलता है कि शायद वो फिर से पीछे रह गया अपना फाइनल गुड बाय बोलने का। इसका मतलब आप समझ ही सकते हो कि मार्को किसकी बात कर रहा है। इसके बाद कावामात्सु और किनेमोन उसको बोलते हैं कि हमें पता है मार्को तुम कैसा फील कर रहे हो, आखिर हम ही तो लास्ट में जिंदा बचे हैं। अगर हमारे बाकी किसी भी दोस्त को कुछ भी होता है तो हम इतना दुख नहीं सह पाएंगे, इसीलिए चलो उनकी अच्छी हेल्थ के लिए हम प्रे करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं यामाटो को जो कि छत पर बैठी है और बोलती है कि मुझे भूख लगी है, मुझे भूख नहीं लगी है। वो खुद को ये कन्विंस करने की कोशिश कर रही है कि उसे भूख नहीं लगी है। ऐसा क्यों, मैं भी आपको आगे बताता हूँ। इसके बाद बहुत जोर से हियोरी की आवाज आती है कि यामाटो और मोमो तुम लोग को मेरी बात सुननी पड़ेगी। लूफी और जोरो उन दोनों ने फाइनली अपनी आंखें खोल दी हैं। एंड इसके बाद नेक्स्ट पैनल में हम देखते हैं कैसे हियोरी बहुत जोर से मोमोनोसुके को किक करती है और मोमो उसको बोल रहा है यार प्लीज टॉम बॉय होना बंद कर दो। उसके बाद बड़े से पेज में हम देखते हैं कि जोरो और लूफी दोनों उठ चुके हैं और जोरो एज यूजुअल दारू मांग रहा है और लूफी को मीट चाहिए। एक बहुत बड़ा सा बैंक्वेट यहाँ पे ऑर्गेनाइज होता है जहाँ पे अकाज़ाई के मेंबर्स भी हैं और पूरा का पूरा स्ट्रॉ हैट क्रू है। लेकिन नोटिस करो यहाँ पर आपको रॉबिन नहीं दिखेगी। यामाटो और मोमो भी यहाँ पर आ चुके हैं और मोमो लूफी और जोरो से बोलता है कि यार अपने पेट में थोड़ी जगह खाली रखो, हम एक बहुत बड़ी सी पार्टी करने वाले हैं वानों में। इस पे लूफी और जोरो उसको बहुत ही अजीब नजरों से देखते हैं, मानो वो उसको पहचानते ही नहीं है। तो मोमो चिल्ला के बोलता है कि यार तुम लोग मुझे पहचान नहीं रहे हो। इस पे लूफी उसको चिल्ला के बोलता है तू ही है मोमोनोसुके, तू सच में बड़ा हो गया और तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी दिख रहे हो। शायद ऐसा इसलिए क्योंकि तुम ओडेन के बेटे हो। अब इतना चिढ़ाने की वजह से अब आपको तो पता ही है जब भी मोमोनोसुके को ये लूफी वगैरह चिढ़ाते हैं तो ये क्या करता है, नामी के दुद्धू में जाके छुप जाता है। तो इसने दोबारा ऐसा करने की कोशिश की बट ये भूल गया कि अब ये बड़ा हो चुका है। तो जैसे ही ये नामी को पकड़ता है, नामी उसे बहुत जोर से किक करती है और मोमो जाकर दूर गिरता है और उठकर वो नामी से बोलता है कि मैं अभी भी 8 साल का बच्चा हूँ। लूफी और जोरो साइड से देख रहे होते और कह रहे होते कि सच में अगर उसने नामी का पन झेल लिया इसका मतलब सच में मोमो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इधर सांजी और ब्रुक हद से ज्यादा खुश हैं क्योंकि अब फाइनली मोमो को स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं मिलेंगी जो कि उसको बच्चे होने पे मिल रही थी। That's nice. यहाँ पर यामाटो को देखते हैं कि वो उसके सर पर प्लेट रख रही है और प्लेट रखते ही मोमो बिल्कुल ओडेन जैसा दिख रहा है। यामाटो उसको आगे बोलती है कि तुम्हें सच में बहुत खुश होना चाहिए कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें इतनी स्ट्रॉन्ग बॉडी दी है और वो श्योर है कि आगे चल के मोमो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग समुराई बनेगा जो कि इस कंट्री को प्रोटेक्ट करेगा। जिस पे मोमो बोलता है कि हाँ मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं बहुत मेहनत करूंगा और सबसे स्ट्रॉन्ग समुराई बन के दिखाऊंगा। इसके बाद नामी इन सभी लोग को इन्वाइट करती है एक हॉट वाटर बाथ के लिए और वो यामाटो से बोलती है कि तुम ही हमारे साथ चलो, तुम्हारा विजिल खत्म हो चुका है। जिसपे लूफी बोलता है विजिल क्या होता है? जिसपे जिनबे उसको एक्सप्लेन करता है कि वानों में लोग व्रत रखते हैं ताकि भगवान उनकी इच्छाओं को पूरी कर दे। यामाटो यहाँ पर दबा के खा के बोलती कि मैंने कसम खाई थी मैं तब तक खाना नहीं खाऊंगी या नहाऊंगी नहीं जब तक तुम दोनों की तबीयत ठीक ना हो जाए। ये सुन के लूफी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है लगता है इसीलिए मैं इतना ज्यादा हेल्दी हो गया हूँ। जोरो बोलता है कि वो हैरान है कि 7 दिन तक वो सोया था और फिर भी उसकी बॉडी इतनी साफ है। इसमें बगल में बैठी हुई एक लड़की रिप्लाई करती है वो इसलिए क्योंकि मैंने तुम्हारी बॉडी को हर रोज साफ किया। क्या तुम मेरे काम से प्लीज हुए
जोरो, जिसपे सांजी बिल्कुल आग की तरह जलने लगता है और बोलता है मॉस हेड तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कुछ करवाने की। जिसपे जोरो सांजी को याद दिलाता है कि कैसे सांजी ने उससे बोला था क्वीन से फाइट करते हुए कि अगर मैंने अपना होश खो दिया तो मैं चाहता हूँ तुम मेरी जान ले लो। जिसपे जोरो उसको बोलता है कि इसीलिए मैं नर्क से वापस आया ताकि मैं अपना प्रॉमिस पूरा कर पाऊँ जो कि है तुझे मारने का। इतना सुनने के बाद जोरो और सांजी वहीं फ्लावर फेस्टिवल वाले कैसल के अंदर ही लड़ने लगते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पेज में देखते हैं कि सभी लोग हॉट वाटर बात लेने आए हैं। यहाँ पे लड़के अलग लड़कियां अलग, लेकिन लड़कों वाले सेक्शन में यामाटो भी कूद आई है। यहाँ से एक चीज तो क्लियर होती है कि काइडो ने इसको इतना ज्यादा बंद करके रखा था कि यामाटो को एक्चुअली में जेंडर वाली चीजें भी नहीं क्लियर है। उसने जैसा ऐसा ओडन के बारे में सुना था उसने बस वैसा ही अपने आप को बना लिया। ऑल्सो नोटिस करो कि कैसे लड़कियों वाले सेक्शन में हमें दोबारा रॉबिन कहीं देखने को नहीं मिलती है। इसके बाद सीन चेंज होता है टोकागे पोर्ट उटान में, जहाँ पर हम देखते हैं लॉ, किड और लूफी के बोट वहीं पर खड़े हुए हैं। इन सभी की इस समय रिपेयरिंग चल रही है और फ्रांकी इंचार्ज है इन सभी को रिपेयर करने का। साथ ही में उसने जनरल फ्रांकी भी रिपेयर कर दिया है और जनरल फ्रांकी को देख के बेपो, किलर और किड की क्रू का एक आदमी बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाता है। ये सब देख कर किड अपने क्रू से बोलता है कि इतना कैजुअल मत हो जाओ उन सभी के साथ, हम अपना गार्ड तब तक डाउन नहीं कर सकते जब तक हम वापस समुद्र में ना चले जाएं। उन्हें नहीं पता कि आखिर इन्फॉर्मेशन किस तरह से वानों से बाहर जाएगी, लेकिन फिर भी ये बात तो श्योर है कि पूरे के पूरे न्यूज में ये सब कुछ कवर होने वाला है। अब क्योंकि हमने एम्परर्स को हरा दिया है इसका मतलब हम सबसे बड़े टारगेट्स बन चुके हैं। इस पे लॉस को रिप्लाई करता कि हाँ ये बात बिल्कुल सही है, भले ही हम एक क्लोज कंट्री में है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें पता नहीं चलेगा, कि हमें कुछ भी नहीं पता चलेगा कि आखिर वानों के बाहर क्या हो रहा है। साइड में सभी के सभी क्रू मेंबर्स बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं और वो ये सोच रहे हैं कि उनके कैप्टन की बाउंटी अब कितना ज्यादा बढ़ेगी। इसके बाद हम देखते हैं अपू को जो कि एक नंबर के साथ अपनी अलायंस बनाकर वापस आया है और देखकर ऐसा लग रहा है कि इन सभी के बीच में इस समय मैटर सेटल हो गया है। अपू अपने साथ वानों के बाहर से न्यूज़पेपर लेके आया है और उन सभी से बोल रहा है देखो ये वही चीज है जिसके बारे में तुम लोग इतना क्यूरियस हो, एक झलक देखना चाहोगे, सब कुछ इसी में है। तुम सभी के अपडेटेड बाउंटीज और उन सभी के नाम जिन्हें अब न्यू एम्परर ऑफ द सी घोषित किया गया है। इसके बाद फाइनल पेज पे हम देखते हैं कि एक आदमी हवा में उड़ते हुए आ रहा है और उससे अकाइनू पूछ रहा है कि तुम्हारी स्पेसिफिक पोजीशन क्या है। जिसपे वो आदमी रिप्लाई करता है कि मैं इस समय आसमान में हूँ। तो अकाइनू बोलता है कि मुझे थोड़ा और डिटेल में बताओ, आसमान बहुत बड़ा है। तो वो आदमी उसको बताता है कि मैं वहां पर हूँ जहाँ से वानो मुझे सीधे दिख रहा है। तो अकाइनू उस आदमी को बोलता है कि प्लीज कुछ भी ऐसा वैसा हरकत नहीं करना, समझे र्योकुगु। और र्योकुगु उसको रिप्लाई करता है कि हाँ मुझे पता है, ज्ञान नहीं पेलो। और फाइनल लाइन एडमिरल र्योकुगु इज इन प्ले के साथ चैप्टर नंबर 1052 खत्म। ना फाइनल लाइन अपने आप में ही बहुत कुछ है। एडमिरल र्योकुगु इज इन प्ले का मतलब आप समझ गए हो कि र्योकुगु इस समय वानों में कदम रखने वाला है और फिर से कोई मैटर होगा। मोस्ट प्रोबेबली यही होगा कि र्योकुगु उन सभी पायरेट्स को चेस करेगा और सभी के सभी पायरेट्स वानों छोड़कर बाहर भागेंगे। जैसा कि हमने पिछले सभी इवेंट्स में देखा है कि जब भी कोई एडमिरल आता है तो पायरेट्स वहां से भागने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा आपने नोटिस किया होगा कि पूरे चैप्टर में आपको रॉबिन कहीं भी देखने को नहीं मिलती है। तो इसकी पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि इस समय चुपके से वानों में रॉबिन को कैप्चर कर लिया गया हो। वैसे भी हमने किसी भी CP0 की डेथ देखी नहीं है, तो ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि CP0 वाले ने रॉबिन को पकड़ लिया हो। एक दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि काइडो या बिग मॉम ने रॉबिन को कहीं से अगवा कर लिया हो। लेट्स सी अब आगे क्या होता है, ये सब कुछ हमें चैप्टर नंबर 1053 में पता चलेगा। ऑल्सो आपको क्या लगता है कि रॉबिन का इस समय क्या हुआ, ये चीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सो गाइस इसी के साथ एंड ऑफ रिव्यू ऑफ चैप्टर नंबर 1052। सो गाइस तो मैं रिव्यू ऑफ चैप्टर नंबर 1052 न्यू मॉर्निंग। आई होप आप सभी को मेरी ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो सही लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, नहीं अच्छी लगी तो भी लाइक कर देना। कमेंट करके मुझे बताओ कि आपको ये वाला चैप्टर ओवरऑल कैसा लगा। शेयर कर इस वीडियो को उन लोगों के साथ जो कि वन पीस के फैंस हैं, जो नहीं है उन्हें भी दिखाने की कोशिश करो। और डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आप गजब के वन पीस कंटेंट को एंजॉय कर पाओ वीकली बेसिस पे। सो गाइस अगर आपको हमारी ये वाली मांगा रिव्यू पसंद है तो हमारी और भी कई सारी मांगा रिव्यूज को चेकआउट कर सकते हो, जिसकी प्लेलिस्ट लिंक आपको वीडियो के राइट साइड में मिल जाएगा। सो गाइस टिल द नेक्स्ट वीडियो, प्ले ऑन।